ओके बच्चा, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के। आसान है बेटू, देखो एक ही बार में समझ में आते हैं। द चैप्टर इज मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्या कहता है? मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर कहता है कि भैया नेचुरल रिसोर्सेज कैसे कैसे मैनेज किए जा सकते हैं। तो ना इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे प्लीज। द फर्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। देखो आसान सा क्वेश्चन है कि आप अपनी हैबिट में क्या क्या चेंज ला सकते हो एनवायरमेंट फ्रेंडली बनने के लिए। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। देखो भैया आप ध्यान से सुनना, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अगर इन चैप्टर से क्वेश्चन है ना, इसमें ये नहीं कह रहा कि होना क्या चाहिए, इसमें कह रहा है कि एज अ स्टूडेंट एज अ पर्सन आप क्या कर सकते हैं। तो बोले भैया हम एक्स्ट्रा लाइट्स और फैंस ऑफ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए बाइसिकल को यूज कर सकते हैं। हम शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए वॉकिंग को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम पॉली बैग्स की जगह पेपर बैग्स या फिर जूट बैग्स यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। Okay, the next question is what would be the advantages of exploiting resources with short term aims। देखो भैया ये क्या कहता है? exploiting resources with short term aims। इस वर्ड का मतलब समझेंगे, फिर उसके एडवांटेजेस। एक्सप्लॉइटिंग का मतलब एक हद से भी ज्यादा यूज करना, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट से ज्यादा यूज करना। विद शॉर्ट टर्म एम्स। शॉर्ट टर्म एम्स का मतलब होता है बेटा कि मैं आज की सोचूं और फ्यूचर की ना सोचूं। मेरी बात ध्यान से समझना। सपोज मेरे पास 100 रुपए हैं, सपोज मेरे पास 100 रुपीज हैं, और मैं ये एक तो ये सोचूं भैया इन पैसों को बचा लो, पता नहीं कल क्या काम आ जाए। एक मैं सोचूं पता नहीं भाई कल कौन जिंदा रहे कौन मर जाए, चलो छोड़ो सब कुछ, इनको तो खर्च कर देना चाहिए। तो जैसे मैं ऐसी सोच रखूं कि कल का पता नहीं क्या होगा, तो आई एम हैविंग शॉर्ट टर्म एम्स। कैसा एम है भैया? शॉर्ट टर्म एम्स। तो भैया द पीपल आर यूजिंग द रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम। देखो बहुत सारे लोग रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अंधाधन यूज कर रहे हैं विद शॉर्ट टर्म एम्स। एम्स को बहुत छोटा रख रहे हैं, बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए। तो उसका एडवांटेज क्या है? देखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर होगा योर प्रेजेंट नीड्स विल बी फुलफिल्ड। देखो पहला पॉइंट कहता है हमारी प्रेजेंट नीड्स क्या होंगी? फुलफिल्ड हो जाएंगी, इजीली नीड्स फुलफिल्ड हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है मेरा बेटू? सेकेंड पॉइंट कहता है कि देखो क्या कहता है कि सडन डेवलपमेंट हो जाएगा। देखो सडन डेवलपमेंट हो जाएगा मतलब जिस इंसान को जो चीज चाहिए वो फट से बना लेगा, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। और दूसरा भैया अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल टू अस। देखो भाई अगर मैं ये सोचूं कि मुझे कल के लिए बचाना है तो मेरे पास रिसोर्सेज कम है, और अगर मैं सोचूं कल किसने देखा चलो इन सबको आज यूज कर लेते हैं, तो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। सो अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल टू अ person. Next question कहता है but how do these advantages differ from the advantages of using a long term perspective in managing our resources। बोले पर अगर मैं अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रखती हूँ। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटू? लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि मैं आज की भी नहीं सोचूं, फ्यूचर की भी सोचूं। तो बोले भैया उसके क्या क्या एडवांटेजेस होंगे? देखो बेटा दो मेजर फायदे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के। पहला फायदा है दैट रिसोर्सेज विल बी कंजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशंस। देखो बेटा क्या फायदा है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज कंजर्व्ड रहेंगे। मेरी बात ध्यान से समझो, रिसोर्सेज विल बी कंजर्व्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। और दूसरा फायदा क्या है मेरा बेटा? द सेकेंड बेनिफिट इज दैट दोज रिसोर्सेज विल नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन। देखो भैया जब मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखती हूँ तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा। बेटू नेक्स्ट क्वेश्चन इज why do you think there must be equitable distribution of resources? Question is why do you think there must be equitable distribution of resources? तो सबसे पहला वर्ड है equitable distribution of resources। क्या होता है? देखो बेटू equitable का मतलब equal कभी भी नहीं होता। equitable का मतलब होता है जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना देना। एक गरीब को ज्यादा रिसोर्सेज मिलने चाहिए और एक अमीर को
कम रिसोर्सेज मिलने चाहिए। इसका मतलब इक्विटेबल होता है। इक्वल तो अगर सबको मिलता रहेगा तो भाई गरीब गरीब रहेगा और अमीर अमीर ही रहेगा, पर बोले भैया रिसोर्सेज का बंटवारा इक्वल नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए। अच्छा भैया, फॉर एग्जाम्पल इक्विटेबल का मतलब समझो। इक्विटेबल का मतलब कि देखो भैया, इस दुनिया में हर बच्चे को उतने रिसोर्सेज और उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं जितनी मुकेश अंबानी के बच्चों को मिल रही हैं। देखो अब ये बेस्ट क्या है, ये बेस्ट एग्जांपल है। बोले मैडम रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। इक्विटेबल होता तो मैडम उनको रिसोर्सेज कितने ज़्यादा मिल रहे हैं उनको, पर हमें उतने रिसोर्सेज बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। भैया स्टूडेंट्स आर देयर विच आर ऑल्सो लर्निंग इन गवर्नमेंट स्कूल्स, विच आर ऑल्सो लर्निंग इन प्राइवेट स्कूल्स। हर एक किसी की फीस पैटर्न अलग है, और ऐसे भी हैं भैया देखो जिनके अपने अपने स्कूल्स भी हैं। तो एवरीवन इज देयर एंड देयर इज नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बोले भैया ये तो हमने सिर्फ एक छोटे लेवल पे बात करी, अब बड़े लेवल पे बात करते हैं। बोले भैया अगर इस पूरे अर्थ में देखा जाए तो रिसोर्सेज का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, और होना चाहिए। देयर मस्ट बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। व्हाई? बिकॉज द रिसोर्सेज मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल एंड देयर मस्ट बी डेवलपमेंट ऑफ ऑल। क्योंकि रिसोर्सेज सभी को मिलने चाहिए और सभी का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा वर्ड क्या कहता है मेरा बेटू? सेकंड वर्ड है What forces would be acting against an equitable distribution of resources? देखो भाई, मुझे मुकेश अंबानी और अनीता अंबानी के बच्चों जितने रिसोर्सेज क्यों नहीं मिल रहे हैं? सो व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग अगेंस्ट इट? उसके अगेंस्ट कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? इक्विटेबल। तो पहला फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा था? मनी। कौन सा एक्ट करा? मनी। देखो भैया मनी ने बिल्कुल काम नहीं होने दिया। भैया मनी उनके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। दूसरा है पावर, उनके पास पावर ज्यादा है, मेरे पास पावर कम है। और तीसरा जब हम किसकी बात करते हैं बेटू रिसोर्सेज की, तो देयर इज अ वर्ड नोन एज ज्योग्राफिकल रीजन्स। ज्योग्राफिकल रीजन्स का मतलब समझेंगे प्लीज। देखो अब तेल के कुएं हैं तो वो इराक और ईरान में है तो वो वहीं रहेंगे। बोले मैडम उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हम चाहकर भी नहीं कर सकते। अब सोलर एनर्जी है वो मैडम डेजर्ट वालों को मिलेगी, वो भैया वो जो इक्वेटर के ऊपर जितने भी कंट्रीज प्रेजेंट हैं उनको मिलेगी, पर भैया जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर है उनको नहीं मिलेगी। अच्छा भैया अब ऐसे ही डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं। अब अगर मैं बात करूं भैया जो सहारा डेजर्ट है उन लोगों को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, वो बेचारे फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। तो भैया देखो ज्योग्राफी अलग अलग है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वी कांट डू एनीथिंग इन दैट। तो द मेजर फैक्टर इज ऑल्सो द ज्योग्राफिकल रीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ? भाई बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्व करने की जरूरत है। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हम जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं बेटू। एंड वी ऑल मस्ट कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। क्यों कंजर्व करना चाहिए बेटू? क्योंकि देखो सबको पता है कि फॉरेस्ट है तो हमें ऑक्सीजन मिल रही है, ठीक है। हमें क्या मिल रही है भैया? हमें ऑक्सीजन के साथ रेन प्रेसिपिटेशन हो रही है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, प्रॉपर फूड चेन मेंटेन हो रही है, उन एनिमल्स की वजह से वाइल्ड लाइफ मेंटेन हो रही है, एक प्रॉपर फूड चेन का फ्लो हो रहा है। तो भैया इट इज नेसेसरी टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट इज सजेस्ट सम अप्रोचेस टुवर्ड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। भाई तुम बताओ फॉरेस्ट बचाने क्या करा जाए? तो देखो भैया सीधा सा तरीका है, सबसे आसान तरीका होता है, पहला स्टेप होता है अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, लोगों को पता होना चाहिए भैया जंगल नहीं काटने चाहिए। दूसरी बात गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। देखो बेटू एक चीज मानना, जंगल मेरे या आप जैसे लोग कभी भी नहीं काट सकते हैं। जंगल कौन काटता है? जंगल वो लोग काटते हैं जो लोग जेन्युइनली काम से बिल्कुल खाली होते हैं, जो दिमाग से और काम से बिल्कुल खाली होते हैं। मीन्स बेसिकली दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट, दे आर कटिंग द फॉरेस्ट। मीन्स वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट आर देयर जो फॉरेस्ट को काट रहे हैं। तो हम नहीं रोक सकते इंडस्ट्रियलिस्ट को, बट गवर्नमेंट कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस फॉर कटिंग द फॉरेस्ट। yesterday I was reading an article कि भैया
फॉरेस्ट को आजकल की यूथ के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, तो बोले भैया अब जो पेड़ लगाए जाए ना उनको ज़्यादातर फ्रूट ट्रीज लगाए जाएं, जिससे वो क्या करें, वो सोसाइटी का एक पार्ट बन जाए। भैया मेरे घर के पास एक अमरूद का पेड़ है, अमरूद मेरा फेवरेट फ्रूट है भैया, आई जस्ट लव अमरूद, ठीक है भैया, हाँ ठीक है। ये हम लोगों ने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था स्क्लेरेनकाइमा, उसमें भी पढ़ा था, ठीक है। अच्छा भैया ध्यान से सुनो प्लीज। तो देखो हाँ, हमने क्या पढ़ा था भैया, अमरूद मेरा फेवरेट फ्रूट और मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ है, उसमें अमरूद आते हैं, तो मैं आती जाती ना एक आध अमरूद तोड़ लेती हूँ भैया, फिर खा लेती हूँ। कल को अगर कोई अमरूद का पेड़ काटने आएगा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी वो पेड़ कटे। और ऐसे ही अगर उसमें से बहुत सारे बच्चे पेड़ तोड़ रहे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे पेड़ कटे। तो बेटू देखो, रिलीजियस एस्पेक्ट एंड सोशल एस्पेक्ट डेवलप होना चाहिए। अब मैं क्या करवा रही थी, फ्रूट्स वाले पेड़ उगाकर सोशल एस्पेक्ट डेवलप करा रही हूँ। रिलीजियस एस्पेक्ट मतलब भैया सेक्टर 3 के राधा कृष्ण मंदिर में, इट्स अ ट्रू स्टोरी, सेक्टर 3 के राधा कृष्ण मंदिर में पीपल का पेड़ नहीं है, बड़ का पेड़ है एक बहुत बड़ा, और वो कटने वाला था। तो वहाँ की लेडीज ने मिलकर सबने प्रोटेस्ट करा, बोले जी कैसे काट दोगे, पेड़ इतने सालों से सींचते आ रहे हैं, और दे वर स्टैंडिंग अगेंस्ट द कमेटी ऑफ द मंदिर। और फाइनली उन सब ने मिलकर डिफेंड करा उस चीज के लिए, और भैया पेड़ को कटने नहीं दिया। इट इज द रिलीजियस एस्पेक्ट।